Good morning, students. Once again, I am here before you for the student of class 9 with history subject. In previous class, you had read about did the woman participate in revolution? What was the condition of woman in the French Revolution, and how did the condition of woman change after the French Revolution and during the reign of terror? And your today's topic is the abolition of slavery. लेकिन आज का क्लास प्रारंभ हो इससे पूर्व एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप शायद आपने सारे जो मेरे वीडियोज़ में दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भेजे गए जो क्वेश्चंस होते हैं आपको बना लिया होगा। फिर भी यदि आपने नहीं बनाया है तो उसे अवश्य बना लें, क्योंकि वीडियोज़ तो ठीक हैं ही, लेकिन सबसे जो बेनिफिट वाली बात है वो आपके लिए यह होगी कि आप अपना HW नोट कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। तो वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट दैट यू कंप्लीट योर नोट कॉपी HW in note copy sending by the teachers. Okay, now your today's topic, the abolition of slavery, प्रारंभ हो इससे पहले I want to bush up your mind, I want to develop your moral that हथेली पे रखकर नसीब हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे रहकर नसीब हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। सीखो उस समंदर से, सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नाउ आइए, योर टुडेज टॉपिक, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी फ्रॉम फ्रांस एज वेल एज फ्रेंच कॉलोनीज। मतलब फ्रांस और फ्रांस के उपनिवेशों से गुलामी दास्ता का उन्मूलन। फर्स्ट ऑफ ऑल, what was the condition of slavery in France as well as in French colonies, and how did slavery abolish, remove, lessen, delete from France as well as French colonies। आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर ये था कैसे और ये दास्ता कैसे काम करता था और कैसे लोगों को जीवन को प्रभावित किया था, करता था। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, जो सबसे क्रांतिकारी सामाजिक जो बदलाव था ऑफ जैकोबिन रिजाइम, जैकोबिन सरकार की, मतलब रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रॉम 1793 टू 1794। तो उस सरकार की जो सबसे माइलस्टोन पाथ ब्रेकिंग जो अचीवमेंट थी वह यह था, वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस के उपनिवेशों से दास्ता का उन्मूलन, दास्ता का हटाना। यू आर रीडिंग पेज नंबर 21, यू कैन वॉच हियर पेज नंबर 21। तो जैकोबिन सरकार की सबसे बड़ी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन यह थी कि उसने फ्रांस से दास्ता का, गुलामी का अंत किया और उन्मूलन किया। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन आइलैंड, कैरिबिया के द्वीपों में जैसे मार्टिनिक, गुंडेलप एंड सेंट डोमिंगोज, दीज वेयर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस इन कैरिबियन आइलैंड। ये 3 जगह थे। जैसे इंडिया वाज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो जैसे भारत भी ब्रिटेन का कॉलोनी था, वैसे मार्टिनिक, गुंडेलप एंड जो सेंट डोमिंगोज थे वे फ्रांस के उपनिवेश और कॉलोनी हुआ करते थे।
इन जगहों पर वेयर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज, ये जो तीनों आइलैंड थे यह बहुत ही उपयुक्त जगह थे, प्लेसेज थे, सच एज टोबैको तंबाकू उत्पादन के लिए, इंडिगो नील के लिए, शुगर चीनी के लिए, एंड कॉफ़ी के लिए। आपको पता होगा ये सारे जो कमोडिटीज थे ये सब गर्म इलाकों के लिए हॉट क्लाइमेट में होते थे, और फ्रांस जो यूरोप में, और यूरोप जो है वह कोल्ड क्लाइमेट वाला है। तो फ्रांस के इन जगहों पर वहाँ अधिकार था, स्वामित्व था, इसलिए इन कमोडिटीज को उन जगहों पर कल्टीवेट किए जाते थे, उपजाए जाते थे। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, कतराना, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन, लेकिन फ्रांस के लोग उन जगहों पर कॉलोनीज लाइक मार्टिनिक, गुंडलप एंड सेंट डोमिंगो, तो फ्रांस के लोग अपने जगहों पर मतलब उन कॉलोनी में जाने से कतराते थे। सपोज अब जैसे ब्रिटेन के लोग को भारत में आकर काम करना पड़ता था तो कितनी उनको कष्ट था, तो उसी प्रकार फ्रांस के लोग अपने कॉलोनी में जाने से कतराते थे, अनिच्छा व्यक्त करते थे। तो बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफैमिलियर लैंड्स, उतना दूर फ्रांस से कैरिबियन आइलैंड में जाना, एक तो बहुत दूरी और अनफैमिलियर जगह था जो उनके लिए अननोन प्लेस हुआ करता था। इसका मतलब था लैंड्स मिंट ए स्टोरेज ऑफ लेबर, तो फ्रांस के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे वर्क करने, तो लेबर हुआ नहीं करते थे और लेबर की कमी हो जाती थी ऑन द प्लांटेशन, इन बागानों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे कोमोडिटीज कल्टीवेट नहीं होते थे, ये ज़्यादा इनका कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, और इनकी मांग जो थी, इन कमोडिटीज़ की जो मांग थी बहुत ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में। तो मर्चेंट चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को वहाँ भेजा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कमोडिटीज़ को कल्टीवेट किया जाए और उसके बाद उनको लाकर यूरोपियन मार्केट में सेल कर दिया जाए, बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन यूरोप के लोग उतना दूर जाना चाहते नहीं थे। तब इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ए था, सो दिस वॉज मेट बाय ए ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड। तब इन लोगों ने त्रिकोणीय दास व्यापार प्रारंभ किया बिटवीन यूरोप, मतलब फ्रांस वगैरह जो थे, तो यूरोप, अफ्रीका जहाँ से दास लाए जाते थे, और अमेरिका जहाँ पर एक कैरिबियन आइलैंड हुआ करते थे। तो एक ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत की गई। यूरोपियन लोग स्पेशली फ्रांस के जो मर्चेंट होते थे वे बोर्दे एंड नांते जैसे आइलैंड से स्लेव के लिए जाते थे अफ्रीका। वहाँ से वहाँ के लोकल चिफ्टेन जो होते थे, मुखिया, उनसे खरीदते थे और लाते थे और फिर उनको उन कॉलोनीज में कैरिबियन आइलैंड में भेज दिया करते थे। ऐसे ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड प्रारंभ किया गया। सो दिस वॉज मेड बाय ए ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 70th सेंचुरी। इस दास व्यापार की शुरुआत 70th सेंचुरी मतलब 1601 से ऑनवर्ड्स आगे प्रारंभ हुआ, और फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्देक्स। फ्रांस के जो सौदागर होते थे वह फ्रांस के बोर्दे और नांते जैसे पोर्ट बंदरगाह से स्लेव का व्यापार करते थे। टू द अफ्रीकन को जाते थे, वेयर जहाँ पर दे बाउट खरीदते थे स्लेव को, दास को, फ्रॉम लोकल चिफ्टेन, वहाँ के जो लोकल मुखिया होते थे उनसे। ब्रांडेड, उनको दाग दिया जाता था, दागा जाता था, एंड सेकल्ड, हथकड़ियों में पहना दिया जाता था।
और द स्लेव वेयर पैक्ड टाइटली, और जहाज़ों में ठूस ठूस कर इनको भरा जाता था, ऐसे स्लेव को, इनटू शिप्स, पानी जहाज में, फॉर द 3 month लॉन्ग वेग अक्रॉस द एटलांटिक, और इनको 3 महीना के लंबी सामुद्रिक यात्रा करके अटलांटिक होते हुए कैरिबियन आइलैंड भेज दिया जाता था। ऐसी इनकी स्थिति थी। इन काले अफ्रीकन लोगों को ये स्लेव हुआ करते थे। दे वेयर सोल्ड बाय प्लांटेशन ओनर, और तब उन कैरेबियन आइलैंड में इन दासों को जो बागान मालिक होते थे उनको बेच दिया करते थे। वे जिनको जितना रिक्वायरमेंट हुआ करता था वे खरीद लेते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल, और इस प्रकार इस स्लेव ट्रेड से उनको जो शॉर्टेज ऑफ लेबर होता था, लेबर की जो मजदूरों की कमी होती थी, वह अब नहीं होने लगा। और टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट ऑफ शुगर, और जो यूरोप के बाज़ारों में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की जो बहुत मांग थी, उन मांगों को इन स्लेव के द्वारा प्लांटेशन में डालकर और उनके द्वारा इस कमोडिटीज़ का कल्टीवेशन करके खूब इन लोग बिजनेस को फ्लोरिश किया, खूब बिजनेस को बढ़ाया और खूब पूंजी बनाया, खूब पैसा कमाया। और तब पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्दे जैसे जो पोर्ट सिटीज थे, बंदरगाह शहर हुआ करते थे, एंड नान्ते ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इन शहरों की, इन बंदरगाह शहरों की अपनी अलग समृद्धता थी। और टू द फ्लोरिशिंग द स्लेव ट्रेड, मतलब जैसे जैसे दास व्यापार फल फूल रहा था वैसे वैसे ये जो बंदरगाह थे, ऐसे जो सिटीज थे, वो भी फल फूल रहे थे। तो स्लेव ट्रेड ऐसे स्टार्ट हुआ, डेवलप हुआ यूरोपियन कंट्रीज में और फ्रांस में। सो राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज write a short note on slave trade. Write a short note on slave trade. Now, second paragraph of page number 21. Throughout the 18th century from 1701 onwards, तो लगातार 18th century से होते हुए there was a little criticism of slavery. 18वीं शताब्दी तक इस स्लेवरी की छोटी छोटी आलोचना होने लगी थी फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट, जब नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ फ्रांस में तो लंबी बहस चली अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज। आपने पीछे पढ़ा, जब नेशनल असेंबली बना तो बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए थे फ्रांस के लोगों को नेशनल असेंबली के द्वारा, लेकिन इन स्लेव के लिए कोई राइट्स नहीं था। तो जब वहाँ राइट्स दिए गए तो लोगों ने यह भी डिमांड किया कि इन दासों को भी बहुत सारे राइट्स दिए जाए और उनको रिलीज किए जाए। तो वहीं से बहुत सी छोटी छोटी धीरे धीरे इनकी आलोचना प्रारंभ हो गई नेशनल असेंबली को इस मैटर पर, स्लेव ट्रेड के बारे में। और तब बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन जो भी डिग्निटरीज थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्टेड पर्सन थे नेशनल असेंबली के, वे कभी भी इसे एबोलिश करने के लिए नहीं सोचा।
कोई भी ऐसा रूल लॉज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए पास नहीं किया, क्योंकि फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, जितने भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबलीज में थे सब वेल्दी पर्सन थे, सब प्रस्परस पर्सनालिटीज थे, और ये वही लोग थे जो स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे। यदि स्लेव ट्रेड बंद किया जाता तो इनका बिजनेस भी चौपट हो जाता, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन था इन्हीं के ऊपर निर्भर था। इसलिए इन लोगों ने कभी भी स्लेवरी को एबोलिश करने के लिए ऐसे कोई भी कानून या लॉज बनाने के लिए नहीं सोचा। और तब तो फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, वैसे लोग जिनकी जो आय थी वह स्लेव ट्रेड पर ही निर्भर हुआ करते थे, ये कभी एबोलिश करने की नहीं सोची। और तब इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन, और तब कन्वेंशन हुआ 1792 में, और उसके बाद 1793 टू 1794 जो रेन ऑफ टेरर हुआ, इट मीन्स मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार जब आई, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स, तब उन्होंने कानून बनाया कि फ्रांस से और फ्रांस के जितने भी कॉलोनीज हैं जहाँ पे स्लेव हैं, दास हैं, उनको रिलीज किया जाए, फ्री किया जाए, सारे दास को फ्री किया जाए, और जितने भी फ्रांस से और फ्रांस के जितने भी कॉलोनी थे वहाँ से। दिस तब हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर्स, लेकिन ये जो स्थिति हुई एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वह बहुत कम समय के लिए, छोटे समय के लिए ऐसा हुआ। और 10 ईयर लाइटर, मतलब 10 साल बाद, इट मीन्स फ्रॉम 1794 टू 10 ईयर्स लाइटर, इट मीन्स 1804. Why 1804 is remembered a red letter day in the history of Europe or France? Do you know? Because in 1804 Napoleon Bonaparte became the emperor of France. He became the chancellor of France in 1802, and then 2 years later, it means in 1804, he became the emperor of France. And once again Napoleon Bonaparte reintroduced slavery in France. फ्रांस में इन्होंने नेपोलियन ने पुनः स्लेवरी को, दासता को, गुलामी को लागू कर दिया। सो नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस, और तब ए प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, जितने भी जो बागान मालिक थे वे अब इन अधिकारों को, इन आज़ादी को समझ चुके थे, और अफ्रीकन निगरोज के बारे में उनके भी मन में एक भावना हुई, और उनको अपने बिजनेस से थोड़ी सी जो लगाव थी वे कम होने लगी, और उनको भी हटाने का प्रयास किया गया। और इस प्रकार स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और इस प्रकार 1848 में फाइनल रूप से स्लेवरी को फ्रांस और फ्रांस के कॉलोनियों से हटा दिया गया। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स में दिए हुए हैं 2 वर्ड है, निग्रोज स्पेशली ए स्पेशल टाइप ऑफ रेस रिलेटेड टू अफ्रीका, एंड दूसरा वर्ड है इमेनिसिपेशन, इट मीन्स होता है फ्रीडम, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग की प्रक्रिया है। तो ये 2 वर्ड भी अपने आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिए लास्ट पैराग्राफ से। योर क्वेश्चन इज हाउ डिड स्लेवरी
How did slavery abolish from France? How did slavery abolish from France? So once again, I want to request that please complete, please make your HW in videos, by the help of videos, and I will share you some questions on WhatsApp also. तो रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है ना, ना कहीं और तलाश कर, हर आरजू पूरी हो जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस वजह की तलाश करो. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.